हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एंड दिस इज राघव स्नेही। आज हम 2 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस न्यूज़पेपर में हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से समझकर हम हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आइज के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। नेट जीएसटी ग्रोथ स्लम्स टू 3.3% इन दिसंबर। सो अभी एक जीएसटी का डेटा आया है जिसमें हमें जीएसटी का ट्रेंड पता चला है। देखो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो डेटा आता है इकोनॉमी का, ये मैंने आपको बताया है कि डेटा जो मंथली आता है, मंथली डेटा जो है वो आपको नंबर वाइज याद नहीं रखना होता है। अनलेस आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें फाइनेंस के डायरेक्टली न्यूज़ पूछी जाती है, तो वो फाइनेंस की न्यूज़ के लिए आपको ये डेटा याद रखना है। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी ऐसा एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर वो मंथली है तो। हाँ, अगर वो डेटा क्वार्टरली है तब आपको उसको थोड़ा सा शायद याद रखना पड़े। और अगर वो पूरे ईयर का डेटा है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, तो वो तो डेफिनेटली मस्ट है याद रखना। बट यहाँ पे क्या है, मंथली डेटा है, तो अगर आपको ये 3.3% याद ना रहे तो भी ठीक है। बट मैं अज्यूम करूंगा कि ना आप थोड़ा सा एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ 3.5% के अराउंड है। इतना तो आपके दिमाग में थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। मंथली जो भी डेटा आता है उसमें से आपको देखना क्या होता है, फिर उसमें आपको ट्रेंड समझना होता है बस। क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रेंड बेस्ड, कि जो जीएसटी की ग्रोथ है क्या वो कम हुई है या बढ़ी है, जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है या बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, पहले आपको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है कि वो बढ़ा है या घटा है। दूसरी चीज देखनी है कि क्या वो ग्रेजुअली बढ़ा है या फिर वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है या फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ा है। अगर कोई भी चीज कंसिस्टेंटली बढ़ती है इसका मतलब जीएसटी के ग्रोथ रेट का ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन कोई चीज अगर ग्रेजुअली बढ़ती है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में वो, देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो एवरेज एरो तो ऐसा दिखेगा लेकिन एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल में तो बहुत बड़ा राइज है, लेकिन वो एक ऐसे ऊपर नीचे होके गया है। तो मतलब यहाँ पे जो राइज है ना, कंसिस्टेंट नहीं है। ये राइज कंसिस्टेंट है, ये राइज कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे राइज तो है, बढ़ा तो है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ा है। ये दूसरी चीज़ है जो भी आपको ट्रेंड के बारे में नोट करनी होती है, क्योंकि ऐसे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो आपको बोल देंगे कि जीएस की जो ग्रोथ रेट है जीएसटी की, वो डिक्लाइन हुई है, और आपको पता है डिक्लाइन हुई है तो आप इसको यस कर दोगे। फिर दूसरे स्टेटमेंट में लिखा होगा या उसी स्टेटमेंट में लिखा होगा जीएसटी की जो ग्रोथ रेट है ना, वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुई है। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ से और यहाँ पे, या इस चार्ट को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से और यहाँ पे टेक्निकली जो ग्राफ है ऑन एवरेज ऐसा है, लेकिन एक्चुअली जो ग्राफ है वो थोड़ा ऐसा है ना। तो ये जो डिक्रीज है, पहले बात तो डिक्रीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो डिक्रीज है ये कंसिस्टेंटली नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेजुअल है, धीरे धीरे ये डिक्रीज हमें देखने को मिला है। ये चीज़ें आपको डेटा से समझनी होती है। इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम। फाइन। सो इंडिया का जो जीएसटी है वो बाय द वे एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप इंसान हो, आप सरकार को डायरेक्टली जीएसटी नहीं देते। आप किसी शॉपकीपर को, कोई भी आपने बिस्किट खरीदा, उस पर आपने जीएसटी शॉपकीपर को दिया है, और ये जो शॉपकीपर है ना, ये सरकार को आपकी तरफ से जीएसटी देता है जो कि आपने ही दिया है। तो ये इनडायरेक्टली सरकार तक पहुंचता है, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फाइन। तो ये जो अभी पिछला जीएसटी का पिछले मंथ का डेटा आया है, वो पिछले 43 मंथ में से सेकंड स्लोएस्ट ग्रोथ रेट हमें जीएसटी की देखने को मिली है। ठीक है, तो जीएसटी का कलेक्शन कम नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, बट जीएसटी के कलेक्शन में जो राइज हो रहा था ना, वो राइज की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो गई, वो ग्रोथ रेट कम हो गई है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ग्रॉस जीएसटी है वो 43 मंथ लो है। जो नेट जीएसटी है वो पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे कम अभी हमें देखने को मिला है। अब क्योंकि ये मंथ का डेटा है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अभी ये ग्रॉस जीएसटी नेट जीएसटी क्या होता है, देखो मैंने भी आपको क्या बताया। कोई शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉप है। अब इस शॉपकीपर ने एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा ताकि वो आपको बेच पाए। फाइन। आप कंज्यूमर हो और ये शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर ने भी तो पार्ले जी का बिस्किट कहीं से खरीदा होगा ना। तो जब इसने भी पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, तब हो सकता है इसको भी वो खरीदने पे कुछ ना कुछ जीएसटी, जिस शॉपकीपर ने जिससे भी खरीदा है ना वो पार्ले जी का बिस्किट, उस इंसान को शॉपकीपर ने कुछ जीएसटी दिया है। फाइन। जब ये पार्ले जी का बिस्किट आप खरीदते हो, तब आप
कुछ जीएसटी शॉपकीपर को दे देते हो। फाइन। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो शॉपकीपर है इसका थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हो गया, क्योंकि देखो आपने जो अभी शॉपकीपर को जीएसटी दिया है, वो जीएसटी तो ये शॉपकीपर किसको दे देगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे देगा, ठीक है। लेकिन शॉपकीपर ऑलरेडी पार्ले जी पे खुद भी जीएसटी दिया था उसने। ये जीएसटी जो शॉपकीपर ने खुद ने पार्ले जी पे दिया था, तो क्या हुआ, ये इस शॉपकीपर का थोड़ा सा नुकसान हो गया, क्योंकि शॉपकीपर को प्रोडक्ट बेचने से पहले कुछ खरीदना पड़ता है और उस पर शॉपकीपर को जीएसटी देना पड़ता है। फाइन। लेकिन ये जो जीएसटी शॉपकीपर दे रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो शॉपकीपर है शायद इस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं फिर, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि भाई उसको भी बेचने के लिए भी जीएसटी देना पड़ रहा है, तो वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं, वो कुछ और प्रोडक्ट बेचेगा जिसपे शायद जीएसटी ना लगता हो। आप समझ रहे हो ना। तो इस इकोनॉमी में जो शॉपकीपर है उसका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको तो जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आई और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है शॉपकीपर, तुमने ये जितना जीएसटी पे किया था ना पार्ले जी खरीदते टाइम खुद ने, वो जीएसटी हम आपको वापस लौटा देंगे। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। फाइन। तो शॉपकीपर को गवर्नमेंट क्या करती है, जो शॉपकीपर ने पार्ले जी खुद खरीदने के लिए जीएसटी दिया था, वो गवर्नमेंट इसको लौटा देती है। और जो जीएसटी आपने शॉपकीपर को दिया है, वो जीएसटी जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो टोटल जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट का हुआ, टोटल गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन कितना है, एक तो जो शॉपकीपर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहुंचाया है वो चीज जो कि आपने पे किया है, दूसरी चीज शॉपकीपर ने भी तो जीएसटी पे किया था ना, जो शॉपकीपर वाला जीएसटी है वो, ये दोनों टोटल गवर्नमेंट का क्या है जीएसटी कलेक्शन, इन दोनों को मिला के इसको आप बोलते हो ग्रॉस जीएसटी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो शॉपकीपर ने जीएसटी पे किया था, गवर्नमेंट ने तो वो तो आईटीसी के रूप में क्या करा, शॉपकीपर को वापस लौटा दिया। तो जो टोटल गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन था, एक कंज्यूमर वाला और एक शॉपकीपर वाला, उसमें से क्या करा गवर्नमेंट ने, जो शॉपकीपर वाला था इसको माइनस कर दिया। तो जो बचा हुआ जीएसटी है जो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास पहुंचा है, वो होता है नेट जीएसटी। फाइन। तो नेट जीएसटी और ग्रॉस जीएसटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पिछले साल का अगर आप डेटा देखो, मतलब इस साल का, खैर अब तो लास्ट ईयर हो गया, जब से फाइनेंशियल ईयर चालू है ना, किसी भी साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है और अगले साल के मार्च तक चलता है। फाइन। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ अप्रैल 2024 में, वहाँ पे आप देखो जो ग्रॉस जीएसटी और नेट जीएसटी है, वो दोनों कहाँ खत्म हुए, नीचे के साइड खत्म हुए। तो पिछले 6-7 महीने 8 महीने में जो जीएसटी की ग्रोथ रेट है, जीएसटी की ग्रोथ रेट वो ओवरऑल गिर गई, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं गिरी, क्योंकि कभी ज़्यादा है कभी कम है। ठीक है। तो दोनों ही नेट जीएसटी और ग्रॉस जीएसटी की जो ग्रोथ रेट है वो गिरी है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं गिरी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस सब पे प्रीलिम्स में कैसे भी रैंडम स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश की जाती है यूपीएससी द्वारा। बट अब आई रियली होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन। वैसे ये जो है ये थोड़ा स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा है, बट समझाने की ज़रूरत थी मुझे ताकि आपको करंट का ये अंडरस्टैंडिंग भी हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन हॉल्ट्स ट्रांजिट ऑफ रशियाज गैस टू यूरोप। एक्चुअली होता क्या है, यूरोप में ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, मेनली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ऑब्वियसली, और ये रशिया जो है बहुत बड़ा है। रशिया इतना बड़ा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो हिस्टोरिकली क्या होता था, रशिया नेचुरल गैस रिसोर्सेज, क्योंकि इसका एरिया इतना ज़्यादा है तो उसके पास नेचुरल गैस के जो रिजर्वॉयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उनको हिस्टोरिकली क्या करता था, यूरोप को बेचता था, और इसके लिए बहुत सारी पाइपलाइंस बना रखी थी यूरोप को बेचने के लिए। तो पहली जो इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है वो है नॉर्थ स्ट्रीम। इसका नाम भी आपने सुना होगा। नॉर्थ स्ट्रीम कहाँ से जाती है, रशिया से जाती है, और वो बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक पहुँचती है। ठीक है। तो रशिया और बाल्टिक सी का यहाँ पे एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। तो बाल्टिक सी के से होते हुए वो रशिया में, यहाँ पे ब्लैक सी लिखा है, सॉरी, बाल्टिक सी से होते हुए जाती है जर्मनी के अंदर। दूसरी है जो कि एक ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि देखो यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे बेलारूस है, और यहाँ पे है पोलैंड। तो बेलारूस और पोलैंड से होते हुए भी एक जाती थी पाइपलाइन। ठीक है। एक और पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन से होके जाती थी। ऑब्वियसली 2014 में जब पहली बार रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा, उसके बाद से ये पाइपलाइन रुकती है। लेकिन क्या होता है, फिर भी कुछ पाइपलाइन जा रही थी। 2022 में भी रशिया ने फिर से यूक्रेन पे अटैक करा, लेकिन तब क्या है, यूक्रेन ने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी थी, एक अग्रीमेंट साइन कर रखा था कि यूक्रेन जो है, जो भी पाइपलाइन रशिया से यूरोप जाती है
उसको रोकेगा नहीं। लेकिन ये जो ट्रीटी थी ये 2024 के बाद से अब एक्सपायर हो गई। तो अब यूक्रेन ने क्या कर दिया, ये जितनी भी पाइपलाइंस उसके थ्रू जा रही थी उसको रोक दिया। तो अब रशिया का जो पाइपलाइन यूक्रेन से जाता था वो रुक चुका है। ठीक है। फिर और कहाँ से जाती थी, ये जो पूरा ब्लैक सी है ना, यहाँ पे आपको नीचे ब्लैक सी दिख रहा है, इसका नाम है ब्लैक सी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ब्लैक सी के ईस्ट में रशिया है, इसके नॉर्थ में यूक्रेन है, इसके वेस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है जैसे रोमेनिया एंड इसके साउथ में टर्की भी है। फाइन, ये चीज़ आपको थोड़ी आइडिया, आपका आइडिया होना चाहिए। तो ये ब्लैक सी से होते हुए भी यूरोप में रशिया से पाइपलाइंस जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो यूक्रेन वाला हिस्सा है वो यूक्रेन ने रोक दिया है। लेकिन इससे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज को या वेस्टर्न यूरोप को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 2020 के बाद से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने वैसे ही रशिया से जो ये गैस आती थी, नेचुरल गैस आती थी, उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, ऑलरेडी कम कर दिया था। और वो कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप चाहेगा कि रशिया से वो जितना गैस लेते थे वो ज़ीरो हो जाए। एम ये है कि रशिया से अगर कोई गैस या ऑयल खरीदेगा नहीं, तो रशिया जो है वो इकोनॉमिकली एक तरह से वीक हो जाएगा। ये एम है इन जनरल। तो अब ये चीज़ है, वॉर से पहले रशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन को 40% उनकी नेचुरल गैस प्रोवाइड करता था। नेचुरल गैस में मैक्सिमम होता है मीथेन, जिसको आप CH4 भी बोलते हो। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो ये जितने भी लोकेशंस मैंने आपको बताई है इनका थोड़ा आपको आइडिया रखना है, क्योंकि ऐसे ये प्लेसेस एंड न्यूज़ का पार्ट बन जाते हैं और इन पे फिल्म्स में रैंडम क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। विल एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन दल्लेवाल स्टे। सो हो क्या रहा है कि हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे एक बहुत ही टाइम से एक फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है। एंड यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी इस पर्टिकुलर डिसीजन पे जो उनका से होगा वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक्सेप्टेबल होगा। तो ये जो हंगर स्ट्राइक है इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जो मेन रीजंस हैं वो है, एक तो MSP को एक लीगल गारंटी देना और फार्म लोन को वेव कर देना। तो MSP क्या है, बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, जो फार्मर है, ठीक है, फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप लेके जाता है मंडी में, और यहाँ पे वो बायर को ढूंढ रहा है कि कोई उसकी क्रॉप खरीदेगा या नहीं। तो मान लेते हैं मार्केट में क्या है, जो बहुत सारे जो प्राइवेट लोग हैं वो फार्मर को बहुत कम रुपए दे रहे हैं, तो फार्मर को बहुत कम रुपए मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है अरे छोड़ो, अगर तुम्हें मार्केट में नहीं बेचना तो तुम हमें बेच दो, क्योंकि हम तुम्हें ना एक मिनिमम प्राइस देंगे, हम तुम्हें एक मिनिमम प्राइस देंगे। तो उससे क्या है, फार्मर को अगर मार्केट में बहुत कम दाम मिल रहा है तो फार्मर मजबूर नहीं होगा इस कम दाम पे अपनी क्रॉप को बेचने के लिए, वो गवर्नमेंट से इस मिनिमम प्राइस पे खरीद लेगा। ठीक है, तो ये MSP का एम था। उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, मेनली जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो फार्मर से ये क्रॉप खरीदता है और फार्मर को वो MSP में पेमेंट कर देता है। फाइन। फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका क्या करता है, इसको अपने गोडाउन में ले जाता है, बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स में रखता है। उसके बाद जो ये जो पूरे स्टोरेज यूनिट्स में जो बहुत सारी क्रॉप्स के ग्रेन्स हैं उनको ले जाके पूरे इंडिया में बांट दिया जाता है राशन शॉप्स पे, जिसको आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हो। तो राशन शॉप्स जो हैं वो उस पे जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं उसका जो मेन सोर्स है वो ये पूरा जो सप्लाई चेन यहीं से चालू होती है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MSP देकर फार्मर से ये क्रॉप खरीदता है। लेकिन आज की डेट में क्या है, जो हमारे ये ग्रेन्स के गोडाउन है ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, ये 2 से 3 गुना भरे हुए हैं। मतलब इंडिया को एक साल में जितना ग्रेन चाहिए उसे 2 से 3 गुना ज़्यादा ग्रेन वहाँ पे स्टोर्ड है। तो पहली बात तो FCI जो है वो धीरे धीरे करते करते देखा गया है कि कभी कभी वो फार्मर से MSP पे खरीदती नहीं है, और फार्मर से खरीद के ले जाती है, और फार्मर को MSP वो क्या करती है 2 महीने बाद देती है। तो फार्मर 2 महीने तक अपना पेमेंट का वेट करता रहता है गवर्नमेंट से। ठीक है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर को पिछले जो क्रॉपिंग सीजन था वहाँ पे MSP मिल गई, लेकिन नए क्रॉपिंग सीजन में जो FCI है वो खरीदने ही नहीं आया। तो अब फार्मर को क्या है, ज़बरदस्ती बहुत ही कम दामों पे प्राइवेट लोगों को बेचनी पड़ती है अपनी क्रॉप। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो फार्मर बोल रहा है कि ये जो MSP है आप इसको क्या कर दो, एक लीगल गारंटी कर दो। तो अभी क्या है, अभी MSP एक स्कीम है जो कि एक एग्जीक्यूटिव स्कीम है, और एग्जीक्यूटिव स्कीम वो होती है जो कि एक एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड कर लिया। लीगल गारंटी का क्या मतलब है कि कोई एक्ट या लॉ पास करो जिससे MSP एक लीगल राइट बन जाएगी फार्मर की। MSP फार्मर की एक लीगल राइट बन जाएगी। उससे क्या है, ये जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं ये खत्म हो जाएगी और फार्मर के पास एक स्टेबिलिटी रहेगी,
और एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी कि भाई मुझे इतनी एमएसपी मिल रही है, मैं इतना उगा रहा हूँ, तो इससे वो अपने पूरे सीजन्स को प्लान भी कर पाएगा। तो ये इन लोगों की डिमांड है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, बट मैं आपको डिमांड समझा रहा हूँ फिलहाल। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो फार्म लोन है उसको वेव कर देना। बहुत सारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, एंड क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो इरिगेशन है वो रेन से ही हो रहा है, अभी भी बारिश से ही हो रहा है। इरिगेशन की परसेंटेज अभी भी 50% के अराउंड है, और बहुत जगह तो इससे भी कम है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके कारण क्या है कि फार्मर जो है लोन लेता है फसल उगाने के लिए, लेकिन इतनी फसल नहीं उगती कि वो उसको बेच के लोन चुका पाए। तो वो इस लोन की साइकिल में फंसा रहता है। तो फार्म लोन को माफ़ करने की भी यहाँ पे डिमांड चल रही है। तो ये डिमांड्स मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है वो कभी स्टैटिक में या डिफरेंट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में आपको ये एटलीस्ट समझना होता है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो मिस्टर शशि थरूर है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है ये बताने के लिए कि जो पार्लियामेंट का अभी स्टेट है वो अच्छी बात नहीं है, और वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं है। और इसमें इन्होंने जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं दोनों को रिस्पॉन्सिबल बताया है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो इफेक्टिवली नहीं हो रही, विच इज़ टू एन एक्सटेंट ट्रू। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल है पूरी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट में क्या है, देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो साथ में इंडिया में, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले पाते। तो हमने कुछ 550 लोगों को इलेक्ट करके लोकसभा में भेज दिया, 250 लोगों को इलेक्ट करके हमने राज्यसभा में भेज दिया, ताकि वो हमारे बिहाफ पर हमें रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे हमारे लिए डिस्कशन कर ले, जो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 140 करोड़ लोग आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते, सिंपल। तो अब ये जो लोग हैं यहाँ पे ये भूल चुके हैं कि ये क्यों है इस पोजीशन पे। यहाँ पे जब आप पार्लियामेंट के अंदर हो तब यहाँ पे जो एडिटोरियल में लिखा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को एक पॉलिटिकल टूल जैसे यूज़ करा जा रहा है। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो रूलिंग पार्टी कर रही हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी कर रही हो, ये दोनों अपना ही मतलब क्योंकि यहाँ पे कैमराज भी होते हैं ना पार्लियामेंट में, तो वो एक पॉलिटिकल बैटल जीतना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जबकि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लोगों के टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, उनको डिस्कशन करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। और जो रैंडम पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, और उसी पर डिस्कशन करते करते पूरा टाइम बीत जाता है। और उस पर क्या होता है, अब लोगों का जो एक तो पार्लियामेंट को रन करने में जो पैसा जा रहा है वो तो वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन करके डिस्कशन करना, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। तो ये इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में लिखा है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बोली है। अभी ये विंटर सेशन खत्म हुआ है पार्लियामेंट का। एक और चीज़ ये मैं आपको ऑलमोस्ट हर पार्लियामेंट से रिलेटेड डिस्कशन में बताता हूँ, तो अब आपको ये याद ही हो गई होगी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया के अंदर एक साल में एक सेशन होना चाहिए या फिर 2 सेशन होने चाहिए या 3 सेशन होने चाहिए। ऐसी लैंग्वेज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है? इंडिया में फिलहाल 3 सेशन होते हैं हर साल, बट 3 होने चाहिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना लिखा है। उन्होंने नहीं बताया कि साल में 2 सेशन हो या 3 सेशन हो या 1 सेशन हो। उन्होंने इतना बोला है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर एक कन्वेंशन बन चुका है कि हम हर साल 3 सेशंस करते हैं, ठीक है? और ये कन्वेंशन है, ये किसी लॉ में नहीं लिखा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये कन्वेंशन बन चुका है, उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे जो डेकोरम है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। जो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा, डेफिनेटली उसका एक बहुत ही पुअर एग्जाम्पल है, फाइन। एंड 2007 से ही इस पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स पार्लियामेंट में फॉलो करते हो, और क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कौन है, वो लोगों के प्रतिनिधित्व हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जैसा बिहेवियर पार्लियामेंटेरियन करेगा वो लगेगा ना कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसी तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाई एथिकल, हाई मॉरल और हाई लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका धीरे धीरे इरोजन होता जा रहा है। जो पार्लियामेंट्री सिविलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। मेंस में प्लीज़ इसको आपको यूज़ करना है ना। और एक बहुत बार आपने सुना भी होगा जब कोई थोड़ी अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करता है तो उसको बोला जाता है कि प्लीज़ आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करें, या फिर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ करा गया है। तो ये शब्द क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि माना जाता है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा
एथिकल होती है, अच्छी होती है, सीरीन होती है। यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके अच्छे अच्छे और अच्छे से चुने गए वर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पे डिबेट होती है, होनी चाहिए एटलीस्ट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिविलिटी एक्चुअली ऑन थ्योरी एग्जिस्ट करती है, वो प्रैक्टिस में नहीं है। और डिक्लाइन की रीजंस क्या है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। थोड़ा से पॉलिटिकल भी है आर्टिकल, तो उसमें हम नहीं जा रहे। बट ये जो फंडामेंटल्स यहाँ पे डिस्कस करें वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिविलिटी है, ओवरऑल पार्लियामेंट्री सिविलिटी, उसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है दोनों साइड से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स और ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स दोनों साइड से। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि इंडिया के अंदर ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी के बीच में जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट दोनों ही नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, और इवन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे कि आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट की जो एफिशिएंसी वो कम क्यों हो रही है। तो दोनों जो साइड्स हैं उनमें ट्रस्ट की कमी है, दोनों जो साइड्स हैं उनमें रिस्पेक्ट की कमी है, जो पार्लियामेंट्री सिविलिटी है उसमें डिक्लाइन होता जा रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा जा रहा। ये सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। फाइन। और जो एमपीज़ हैं, आजकल जो एमपीज़ हैं, सपोज कोई एक एमपी था, वो 5 साल पार्लियामेंट में था, उसके बाद वापस इलेक्शन में खड़ा हुआ, अब वो री इलेक्ट हो जाता है इस बेसिस पे कि वो पार्टी का एजेंडा सर्व कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन उसका क्या है उस बेसिस पे। मतलब लोग भी उन एमपीज़ को वोट दे रहे हैं कि भाई ये मेरा फेवरेट पार्टी का मेंबर है, इसलिए उस एमपी को वोट दे दिया। इसलिए वोट नहीं दिया कि उसने पिछले 5 साल क्या काम करा है। ठीक है, 5 साल वो जो एमपी है लेजिस्लेटर, वो उसने लोगों को आके देखा भी नहीं है, फिर भी वो एमपी वापस री इलेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी से शायद बिलोंग करता हो जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को पसंद है। तो सिर्फ पार्टी एजेंडाज पे ही लोग वोट करके एमपीज को री इलेक्ट कर रहे हैं, उस पे वोट नहीं कर रहे कि उनका लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। फाइन। पार्लियामेंट्री डिबेट में ज़्यादातर लोग जो है वो एक्ट्स ही परफॉर्म कर रहे हैं और पार्टी की लॉयल्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पॉलिसी मेकिंग से ज़्यादा। परफॉर्मेटिव एक्ट्स क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि देखो, पार्लियामेंट के अंदर कैमरा होते हैं और जो भी लंबी लंबी स्पीचेस दी जाती है लोग उनको सुनते हैं। तो ये जो स्पीचेस दी जा रही है पार्लियामेंट के अंदर एमपीज के द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये स्पीचेस ज़्यादातर केसेस में इसलिए नहीं दी जा रही ताकि वो पार्लियामेंट में डिस्कशन को इम्प्रूव करे। वो इसलिए दी जा रही है ताकि कैमरा में जो वो बोल रहे हैं वो लोगों को सुनाई दे, कि और उससे वो पॉलिटिक्स और ज़्यादा कर पाए। मतलब खुद के पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर करने के लिए पार्लियामेंट का स्टेज यूज़ करा जा रहा है, ना कि एक जेन्युइन डिस्कशन करने के लिए। फाइन। देन और उससे फाइनली हो क्या रहा है? मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट्री जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें डिक्लाइन हो रहा है। फाइन। लेकिन इससे रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि पब्लिक परसेप्शन भी बदलता जा रहा है। जो पब्लिक ट्रस्ट भी है पार्लियामेंट में, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप किसी से भी पर्सनली अगर पूछोगे, चाहे आप 10 साल पहले से पूछो या 15 साल पहले पूछो या आज पूछो, मतलब पिछले 40-50 या इनफैक्ट जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है आज तक, लोग आपको यही बोलेंगे कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और बहुत सारे लोग पार्लियामेंट पे या जो लीगल डिस्कशन है उस पर बिलीव नहीं करते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो फोकस है वो डेलिब्रेटिव डिबेट्स पे शिफ्ट, डेलिब्रेट डिबेट से दूर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे रिफॉर्म का सजेशन बताया ऑब्वियसली कि लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना है, डेकोरम को इम्प्रूव करना है, एमपीज को प्रॉपर सिंसेरिटी पे फोकस करना चाहिए। बट आप खुद सोचो कि ये सजेशन तो ठीक है, बट इसको अप्लाई कैसे करोगे? अब इसकी एप्लीकेशन इस आर्टिकल में नहीं लिखी है बाय द वे, बट इसकी एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? क्या आप एमपी को बोलोगे कि प्लीज़ आप अच्छा डिस्कशन करो, तो क्या अगले दिन एमपी जाके अच्छा डिस्कशन करने लग जाएगा अपना आप? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक जो मेरा सजेशन है वो ये है कि इनर पार्टी जो डेमोक्रेसी है उसको बढ़ाना इंप्रूव होता है। कि जो पार्टी है ना वो खुद के एमपीज को बोले कि प्लीज़ आप जाके बेटर डिस्कशन वहाँ पे करो, और सारी पार्टीज, रूलिंग पार्टीज भी और ऑपोजिशन पार्टीज, ये एक यहाँ पे सजेशन हो सकता है। आई विल रिकमेंड कि आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेशंस और लिखो कि कैसे पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स को इंप्रूव करा जा सकता है। तब तक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पे लिखा है कि मणिपुर की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वो इतना प्रोएक्टिव नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक एडिटोरियल है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी है वो हम बहुत बार पहले देख चुके हैं कि जो पीस है अभी, फॉर एग्जांपल मणिपुर के अंदर क्या है, बीच में है मेती वैली और उसके अराउंड हिल्स हैं। यहाँ पे वैली है इम्फाल वैली, जहाँ पे मेती ग्रुप रहता है, और यहाँ पे चारों तरफ हिल्स हैं। जो नॉर्दर्न हिल्स हैं
यहाँ पे नागाज़ रहते हैं क्योंकि मणिपुर के नॉर्थ में नागालैंड है, और जो सदर्न हिल्स है यहाँ पे रहते हैं कुकीज़। और ये जो कुकीज़ हैं और ये नागाज़ हैं, ये ट्राइबल और इन रीजन्स में बिलोंग करते हैं और इनको एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। जो वैली में रहने वाले मेतीज़ हैं उनके पास एसटी स्टेटस नहीं है। तो यहीं से डिबेट और डिस्कशन चालू होता है कि क्या मेतीज़ को भी एसटी स्टेटस दिया जाए या नहीं। इस पर ही वायलेंस भी चालू हो जाता है, और जो वायलेंस है वो मेनली जो वैली में मेती रह रहे हैं और जो सदर्न हिल्स में कुकीज़ रह रहे हैं, इनके बीच में है। नागाज़ इस वायलेंस में पार्टिसिपेट इतना नहीं कर रहे, लेकिन नागाज़ इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं कुकीज़ को ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली नागाज़ भी नहीं चाहते कि मेतीज़ के पास भी एसटी स्टेटस है। तो ये बेसिक रियलिटी ग्राउंड पर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप हिस्टोरिकली इंडिया को देखो या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को देखो, और अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे यूके और फ्रांस, उन दोनों ने आपस में कितने सारे वॉर्स लड़े हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, सो द थिंग इज कि आज ये दोनों बहुत अच्छे एलाइज हैं। ठीक है, सो द यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व भी रह जाए, फिर भी एक फ्रजाइल बट स्टडी पीस मेंटेन करा जा सकता है डिस्कशन के साथ। आज आप इंडिया और चाइना को देख लो, दोनों ने कितने वॉर्स लड़े हैं, कितने अनऑफिशियल वॉर्स भी ग्राउंड पे लड़े गए हैं, लेकिन फिर भी दोनों कुछ लेवल तक कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्रिक्स हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मणिपुर में पीस सेटल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस चाहिए, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इस पीस को लाने के लिए। फाइन, हम इसको अवॉइड करके नहीं बैठ सकते जस्ट बिकॉज मणिपुर कोई बड़ा स्टेट नहीं है इंडिया में। उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो छोटी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाती। रिकरिंग वायलेंस यहाँ पे हो रहा है ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली, और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ मतलब जो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि ग्राउंड पे एग्जिस्ट करते हैं, वो अभी भी एक दूसरे की तरफ काफ़ी हॉस्टाइल हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा और प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, टैकलिंग डेलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एडिटोरियल है, जिसमें जिसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है इसमें से ज़्यादा चीज़ें हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेलिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली होता क्या है, देखो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, राज्यसभा एंड लोकसभा। इनके अंदर जो सीट्स हैं वो कैसे डिवाइडेड है, मतलब राजस्थान से कितने लोग लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, और गोवा से कितने लोग जा रहे हैं, मिजोरम से कितने लोग जा रहे हैं, ये डिसाइड कैसे हो रहा है। ये डिसाइड हो रहा है पॉपुलेशन बेसिस पे। ठीक है, इन जनरल ये देखा गया है कि जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में भी ज़्यादा होगी। जिस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन, जिस स्टेट की खुद की पॉपुलेशन कम है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और राज्यसभा में भी कम होगी। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, 2001 में मान लेते हैं ये डिसाइड हो गया कि 2001 में किसी सेंसस को यूज़ करके पॉपुलेशन का जो काउंट है उसको यूज़ करके डिसाइड हो गया कि भाई इस स्टेट की इतनी सीट्स है, इस स्टेट की इतनी सीट्स हैं। लेकिन 2011 तक जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी बढ़ गई है, और जो परसेंटेज है वो भी डिफरेंट हो गया होगा। मतलब मान लेते हैं कि पहले तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तो है, लेकिन पूरे इंडिया में तमिलनाडु का जो पोर्शन है, जो शेयर है पूरी पॉपुलेशन का, वो शायद कम हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होता है अब, क्योंकि जो लोकसभा या राज्यसभा में सीट्स हैं वो पॉपुलेशन बेस पे डिपेंडेंट है, और पॉपुलेशन का जो रेशियो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, वो बदलता रहता है। तो ये भी ज़रूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को अलोकेटेड है वो भी बदलती जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, पीरियोडिकली वो बदलना होता है। तो अभी 2026 के बाद से एक डेलिमिटेशन चालू होगा लोकसभा और राज्यसभा का, जिसके अंदर जो जो नई पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे क्या करा जाएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को अलोकेट की जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम जब डेलिमिटेशन करा गया था 2001 के अराउंड, और अब जब डेलिमिटेशन करा जाएगा 2026 के अंदर, इस बीच क्या हुआ है, इस बीच जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन में इंक्रीज है ना वो ऐसे है, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज ऐसे है। मतलब इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई हो, लेकिन जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की हुई है, वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन साउथ इंडिया में बहुत कम थी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि साउथ इंडिया में ऐसे ही रैंडमली रेट कट हो गई, नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, बहुत ही अच्छे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करा, विमेन को फाइनेंशियल फ्रीडम दी। ठीक है, और एजुकेशन दी। ओवरऑल क्या है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के बाद ये देखा गया कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं
वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो द थिंग इज़ कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने बहुत मेहनत करके अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको लिमिट में लाए वो, ठीक है? लेकिन अब उसको उनको नुकसान होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन स्टेट्स का पॉपुलेशन का रेशियो है, वो कुछ है, मान लेते हैं 60% है, कि इंडिया में 60% नॉर्थ इंडियंस है और 40% साउथ इंडियंस है। ये मैं बहुत ही रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ऐसा ग्राउंड पे नहीं है, पर समझाने के लिए। लेकिन आज की डेट में जो रेशियो है ये 80% हो चुका है, या मान लेते हैं 75% हो चुका है। मतलब पूरे पार्लियामेंट में 60 नॉर्थ इंडियंस थे और 40 साउथ इंडियंस थे। लेकिन आज जब आप पॉपुलेशन काउंट करोगे और अगर उसके बेसिस पे आपने डिलिमिटेशन किया, तो आपको पता चलेगा कि पूरे पार्लियामेंट में अब 75 नॉर्थ इंडियंस होंगे और सिर्फ 25 साउथ इंडियंस रह जाएंगे। तो साउथ इंडियंस का जो नंबर है वो 40 से घट के 25 हो गया। और क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, या कम रह गई उनकी पॉपुलेशन। तो एक तरह से आप साउथ इंडियन स्टेट्स को पनिश कर रहे हो। किस चीज़ के लिए पनिश कर रहे हो? कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है। लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो अच्छी बात होती है ना, तो इनको तो रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन इनको आप एक तरह से पनिश कर रहे हो, इनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम करके। फाइन, तो ये यहाँ पे पूरा डिस्कशन है, सिंपल। और यहाँ पे और भी बताया गया कि क्या करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। जो उसका थीम है और जो बेस है वो आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगेन, ये जो मैंने आपको बात बताई है, इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें वो थोड़ा स्टैटिक में डिस्कशन का पोर्शन है, यहाँ पे हम थोड़ा करंट बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं। तो साउथ इंडियन का स्टेट का जो कंसर्न्स है वो क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डेफिनेटली ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अब होगी, जिसमें जो नई पॉपुलेशन है उसका डेटा यूज़ करा जाएगा, तो उन्होंने बहुत सारे कंसर्न यहाँ पे बताए हैं कि देखो, उन्होंने सक्सेसफुली फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करा, उनकी जो फर्टिलिटी रेट्स थी उनको कम करा, लेकिन इससे क्या है, उनकी जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनका नंबर शायद कम ना हो जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम रह गई, लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन अच्छे खासे बढ़ती रही। पॉलिसी रिस्पॉन्स, आंध्र प्रदेश ने क्या करा, एक ऐसा लेजिस्लेशन वो सोच रही है कि सिर्फ वही लोग लोकल इलेक्शन लड़ सकते हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। सो द थिंग इज़ कि अब यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स का रिस्पॉन्स क्या होगा? उनको लग रहा है कि भाई हमने इतनी मेहनत से हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करी है, और उसके बदले आप हमें हमारी जो पार्लियामेंट की सीट्स है वो कम कर दोगे, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी कम इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, और अब आप हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में सीट्स कम कर रहे हो। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु के सीएम ने जैसे स्टेटमेंट दिया कि अब हम 16-16 बच्चे करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं कि हम लोकल इलेक्शंस में उन्हीं को अलाउ करेंगे जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब ये ऐसा वो करना नहीं चाहते, बट ऐसा क्या करें वो कि उनका जो लोकसभा में या राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब यहाँ पे उनका पॉलिसी बेस्ड रिस्पॉन्स है, जो इतना सीरियस नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि दे आर फीलिंग डिजेक्टेड, और उनको फील हो रहा है कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी आप पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़े हुए बहुत सारी आप भी पर्सनली थ्योरीज और पॉलिसीज़ का नाम सुनते हो। फॉर एग्जांपल, चाइना की थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो क्या ये अच्छी बात है या नहीं? देखो, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। और क्या इंडिया इस फर्टिलिटी रिस्ट्रिक्शन को 1 चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई कर सकता है? देखो, इससे प्रॉब्लम क्या हुई चाइना में, कि इंडिया जैसे चाइना की भी जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे भी जो सन प्रेफरेंस ना एग्जिस्ट करती है, सन ओवर डॉटर। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब पेरेंट्स को पता है कि वो एक ही चाइल्ड अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर उनकी डॉटर हुई तो वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड चालू हो गया, और बहुत सारे जो फीमेल इन्फेंट्स थे उनकी किलिंग चालू होती है, ताकि जब तक सन पैदा नहीं होता तब तक वो बहुत सारी फीमेल की फिटिसाइड चालू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेक्स रेशियो है चाइना में वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सेक्स रेशियो बिगड़ते ही मैरिज मार्केट में प्रॉब्लम आ गई। फाइन, दूसरी चीज़, जब आप 1 चाइल्ड पॉलिसी रखते हो तो क्या हो गया, जो यंग पॉपुलेशन है उनका नंबर नहीं बढ़ता फिर, लेकिन जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो तो उतनी रही है। मतलब अगर आप देखो कि मैं एक ऐसा कि मैंने बार चार्ट बनाया, ठीक है, ये है चिल्ड्रन, और यहाँ पे ओल्ड नंबर के लोग, और यहाँ पे यंग लोग। पूरे इकोनॉमी में पैसा, अगर आप मान के चलो इन जनरल, बहुत सारे एक्सेप्शंस को भूल जाओ, तो सिर्फ यही लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। यंग लोग पैसा कमा रहे हैं, और ये पैसा कमा के वो ओल्ड लोगों को और चिल्ड्रन को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये लोग क्या है, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, ये डिपेंडेंस है किस पर, यंग लोगों पर। अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी करते हो तो यंग और चाइल्ड का तो नंबर कम हो जाएगा, लेकिन अभी जो पैदा हो चुके हैं लोग वो तो ओल्ड बनेंगे ना कभी,
तो जो नंबर ऑफ ओल्ड है वो तो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ ओल्ड इतना हो जाएगा, लेकिन जो इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो जो डिपेंडेंसी बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चाइना में भी यही हुआ, देखिए चाइना में भी यही हुआ। और एक्सट्रीमली लो फर्टिलिटी रेट के कारण क्या है, एक्सट्रीमली लो फर्टिलिटी रेट अगर हो जाए तो उसको रिवर्स करना भी डिफिकल्ट। जैसे रशिया में, आइसलैंड में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अगर आप वहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा अगर आप मतलब वहाँ पे के जो सिटीजन्स हैं एक नंबर से ज़्यादा बर्थ करते हैं चिल्ड्रन को, तो क्या होता है उनको पेंशन मिलती है और उनको सब्सिडी मिलती है जस्ट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो चुकी है। फाइन। और उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है अब। तो ऐसा नहीं कि आप कोई एक्सट्रीम मेजर ले लो चाइल्ड कंट्रोल का और एक ऐसा टाइम आ जाए जब आपको लगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम था, चलो अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, और वो रिवर्स ही ना हो पाए। और हमें दिख रहा है ये पूरे वर्ल्ड में कि रिवर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये जो क्विक फोर्स्ड मेजर है, चाहे वो चाइल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने का हो या फिर रशिया और आइसलैंड जैसे कर रहे हैं कि वो चाइल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने का हो, ये क्विक और फोर्स्ड मेजर अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। फाइन। जो फर्टिलिटी डिक्लाइन है वो दे हैव रेयरली बीन रिवर्स्ड, मतलब एक बार जब ओवरऑल फर्टिलिटी रेट गिरना चालू होती है तो क्या होता है उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फर्टिलिटी रेट बेसिकली होता है कि जो चिल्ड्रन है उनका नंबर एज एज अ रेशियो टू द नंबर ऑफ पेरेंट्स, ये कितना होता है, बेसिकली ये इसका मतलब है। फाइन। सो जापान और साउथ कोरिया में जो प्रोनेटल पॉलिसीज है, प्रोनेटल पॉलिसी मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ को फेवर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन पैदा हो। अब क्योंकि जापान और साउथ कोरिया में जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जापान तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का सबसे, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट मतलब एज के टर्म्स में एवरेज एज जापान की बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ यंग बहुत कम रह गए। तो रिवर्सिंग पॉपुलेशन जो जो पॉपुलेशन कंट्रोल के या एक्सट्रीम पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देन डिसरप्टिंग द नेचुरल फर्टिलिटी ट्रांजिशन कुड लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे इम्बैलेंस पॉपुलेशन। तो जो नेचुरल फर्टिलिटी ट्रांजिशन क्या होता है, देखो इंडिया में अभी यही हो रहा है। इंडिया की जो रिप्लेसमेंट रेट है ना या फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम है। फर्टिलिटी रेट इंडिया की 2.1 से कम है। 2.1 का क्या मतलब होता है, अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो मतलब ये ऐसी पॉपुलेशन उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे जो न्यू जनरेशन है वो कंप्लीटली ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस कर सकती है। तो फर्टिलिटी रेट 2.1 होती है तो उसको रिप्लेसमेंट रेट भी बोला जाता है। अगर ये फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा 3 है तो मतलब जो यंग हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो ओल्ड हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। और अगर ये 2.1 से कम होता है तो क्या होगा कि यंग जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे कि वो ओल्ड को रिप्लेस कर पाए। ठीक है, 2.1 क्या है कि यंग और ओल्ड दोनों सही रेशियो में है। और इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से लेके 2.0 के बीच में ऑन एवरेज। तो मतलब हम फॉर्चुनेटली अभी उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे जो हमारी ग्रोथ रेट है इतनी ज़्यादा खराब नहीं है पॉपुलेशन की। तो ये क्या है, हम एक नेचुरल फर्टिलिटी ट्रांजिशन से होके गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हमने इसको फोर्स करा, इसको डिस्टर्ब करा, तो इम्बैलेंस पॉपुलेशन हो सकती है। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी बर्डन्स बढ़ सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो जाएगी या एजिंग हो जाएगी। फाइन। प्रमोटिंग माइग्रेशन माइट बी अ बेटर अप्रोच देन रिवर्सिंग पॉपुलेशन। प्रमोटिंग माइग्रेशन मतलब जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा यंग हैं। ओल्ड इंडिया के ओल्ड स्टेट्स में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी कमी है। ठीक है, और इंडिया के यंग स्टेट्स में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्यों ना इनको यहाँ पे माइग्रेट करा जाए, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इंडिया में ना थोड़ी कल्चरल प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे जो एवरेज एज है काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको तो यंग वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए। लेकिन अगर यंग वर्किंग पॉपुलेशन यूपी और बिहार से इन स्टेट्स में जाती है तो उनको एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कल्चरल चैलेंजेस भी है। ठीक है, तो ये इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इश्यूज भी है। डेलिमिटेशन बेस्ड सोलली ऑन पॉपुलेशन कुड स्क्यू रिप्रेजेंटेशन। ये तो मैंने आपको बताया कि जो डेलिमिटेशन है अगर वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे, पॉपुलेशन बेसिस पे होगा तो क्या होगा, ओवरऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स की कम हो जाएगी। ठीक है, तो डेमोग्राफिक एफर्ट्स जो साउथ इंडियन स्टेट्स ने करे हैं उनको रिकग्नाइज करने की जरूरत है। देखो यूएस में क्या है, यूएस में जो सेनेट है, यूएस का जो अपर हाउस है सेनेट, उसमें फिक्स है कि हर स्टेट से क्या आ रहे हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूएस के सेनेट में जाते हैं। हर स्टेट से 2, ये फिक्स्ड है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडिया का जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें ज़्यादा लोग जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऐसे कुछ हैं जिनके तो अंदर एक ही मेंबर जा रहा है
और बाकी कुछ ऐसे नॉर्थ इंडियन बाकी स्टेट्स हैं जिसमें से 10, 15, 20 लोग राज्यसभा में एक स्टेट से जा रहे हैं। तो ये फिक्स करने से क्या होता है, हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, अब चाहे पॉपुलेशन बढ़े या कम हो। तो ये सिस्टम एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, या छोटे लेवल पे ट्राई करें, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा ना, हम बैठ के देख तो नहीं सकते। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वुमेन भी होता है। वुमेन को एंकरेज करना कि वो ज़्यादा चिल्ड्रन करें, ये सिग्निफिकेंट पर्सनल लॉस पे आता है। देखो मैंने आपको क्या कहा, दोनों डायरेक्शन में पॉपुलेशन को फोर्स करना कि वो तुरंत अपने जो बर्थ रेट है उसको कम कर दे, और पॉपुलेशन को फोर्स करना फॉर एग्जांपल रशिया या आइसलैंड जैसे कंट्री में, या जापान या साउथ कोरिया जैसे कंट्री में, कि तुरंत वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दे, इससे वुमेन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है दोनों केसेस में। फाइन। सो ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को बैलेंस करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी विद फेयरनेस इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो एक्सट्रीम आइडियाज हमारे पास आते हैं कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो जिससे तुरंत पॉपुलेशन रुक जाए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इन थ्योरी यस इट इज पॉसिबल, पर प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी एड्रेस करना जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल की तरफ। रेस फॉर फाइटर्स द आईएएफ डिलेमा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो करंट फाइटर जेट्स हैं वो होते जा रहे हैं पुराने, वो ओल्ड होते जा रहे हैं बहुत तेजी से। पूरा वर्ल्ड जो है नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अपने न्यू फाइटर जेट्स को अभी तक ला नहीं पाई है। ना तो हम उनको ढंग से इंपोर्ट कर पा रहे हैं इतनी तेजी से, ना ही हम उनको इतनी तेजी से बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। इससे प्रॉब्लम ये रहती है कि जो इंडियन एयरफोर्स में जो मिलिट्री मैन है या मिलिट्री वुमेन है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर ये जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, ये पुराने एयरक्राफ्ट में फ्लाई करेंगे तो इनकी लाइफ ज़्यादा खतरे में होती है। फाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज, जितनी तेज़ी से मॉडर्नाइज करो उतना बेटर है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली चाइना ने क्या करा, अपने 2 स्टेल्थ जेट्स को लॉन्च करा, जैसे J-20 और J-35। ये 5th जनरेशन जो फाइटर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट पे एक बहुत बड़ा एज है, क्योंकि जो अभी नए फाइटर जेट्स चाइना ने अनवील करें हैं वो 6th जनरेशन के हैं। अब ये 6th जनरेशन क्या है, 5th जनरेशन क्या है, इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 6th जनरेशन है सबसे लेटेस्ट है एयरफोर्स के अकॉर्डिंग, और चाइना के पास 5th जनरेशन के ऑलरेडी J-20 और J-35 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। फाइन। तो इंडिया को भी अपना जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। देखो अच्छी बात यह है कि इंडिया की जो नेवी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंडिजनाइज है। मतलब नेवी जो इंडिया की है वो बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज भी हो रही है, और ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर जो आज नेवी का नया इक्विपमेंट है वो मेड इन इंडिया है। तो नेवी ने तो ये चीज़ अचीव कर ली काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन जो इंडिया की एयरफोर्स है और जो इंडिया की आर्मी है उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही है, इनको भी अचीव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फाइन। तो इंडिया के जो फाइटर स्क्वाड है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी है। स्क्वाड्रन या स्क्वाड्स क्या होता है कि जो सोल्जर्स की यूनिट्स होती हैं वो वो जो टोटल सोल्जर्स की यूनिट्स है वो कम है। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ 31 ही है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। और जो डिलीवरी है नए नए फाइटर एयरक्राफ्ट की, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, ओल्डर एयरक्राफ्ट MiG-21, जैगुआर, इनको चलाया जा रहा है जो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। MiG-21 पे तो एक पूरी मूवी बनी थी, रंग दे बसंती, जिसमें एक एयरफोर्स का पायलट जो होता है MiG-21 को चलाता है और MiG-21 क्रैश हो जाता है। एक टाइम पे MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो इनोसेंट इंडियन सोल्जर्स हैं वो MiG-21 को फ्लाई करते हैं, लेकिन वो इतना पुराना एयरक्राफ्ट है कि वो बहुत ईजिली क्रैश हो रहा था, ठीक है। इसलिए तेजस बनाया गया, राफेल एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करा गया। तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो अभी करंट इक्विपमेंट है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। और इंडिजिनस डेवलपमेंट मतलब जो हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या है। देखो हमारे पास अभी LCA तेजस अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन अभी हम मार्क 2 की भी बात कर रहे हैं उसको अपडेट करने की, लेकिन उसमें काफ़ी डिले आ रहा है। फिर एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 5th जनरेशन का है। लेकिन आप देखो चाइना तो 6th जनरेशन तक पहुंच चुका है, और अभी हम 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हुआ। और HAL इसको बना रहे हैं बाय द वे, ठीक है। और अभी एक और चीज़, जो एयरक्राफ्ट के अंदर इंजन है वो भी फॉरेन है, मतलब जो हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वो पूरा हम नहीं बना रहे, उसका जो इंजन है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। फिर जो एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था वो भी बहुत टाइम से डिलेड है, 2019 से वो चले ही जा रहा है। तो ये आपको नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, इनके नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, मेंस में पूरा पूछ लेंगे कि आपको डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की इंडिया में क्या क्या जरूरत है, तो ये एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा है। देखो रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या करा है, चाइना से J-35 खरीद लिया है, जो कि चाइना का हमने देखा एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इंडिया खुद का अभी AMCA जो कि 5th जनरेशन है वो बनाने के प्रोसेस में है, और पाकिस्तान ने उसको अक्वायर कर लिया है। ऑब्वियसली हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन अमेरिका और चाइना से होना चाहिए टेक्निकली। मतलब हम पाकिस्तान को देख के ये खुश नहीं हो सकते कि भाई हम उनसे बेटर हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा हमसे ऊपर वाले लोगों से कम्पीट करना चाहिए। फाइन, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी इस रेस में जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंडिया के एयरफोर्स पायलट्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी लाइफ खतरे में ना हो, कि जब वो इन एयरक्राफ्ट को उड़ा के ऊपर जाएं और सामने से देख रहे हैं कि कोई 6th जनरेशन जेट लेके बैठा है, और हम फोर्थ, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो 4th जनरेशन के जेट चला रहे हैं, तो इनकी लाइफ को हम बहुत ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑपरेशनल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, जो एयरक्राफ्ट काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, वो डेफिनेटली ऑपरेशनल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, और लाइफ की भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स, लाइफ की भी जो सिवेरिटी है लाइफ डेथ की वो बढ़ जाती है। देन व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, हमें इंडिजिनस डेवलप को एक्सेलरेट करना चाहिए, जो हम बना रहे हैं मेड इन इंडिया, जो नेवी ने करा है वो आर्मी और एयरफोर्स को भी करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो प्रोक्योरमेंट है उसको बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि देखो जब तक हम इंडिया में बनाएंगे तब तक ऐसा तो नहीं है ना अब हम 10-20 साल वेट ही करेंगे, इसके बीच में हमें प्रोक्योर भी करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट करें या फिर हम फॉरेन करें, चाहे कोई मटेरियल फॉरेन से भी आ रहा हो, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जल्दी होना चाहिए। थर्ड, जो एरो इंजन अभी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको भी इंडिजिनसली डेवलप करने पे हमें फोकस देना चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल था। नेक्स्ट आर्टिकल, एक्सेसिव नाइट्रेट्स फाउंड इन ग्राउंड वाटर इन 440 डिस्ट्रिक्ट्स, एब्सोल्युटली नेसेसरी, डबल स्टार, इनफैक्ट आई वुड पुट ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, क्योंकि इन चीज़ों पे प्रीलिम्स पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी और हर एग्जाम में बनते हैं, हर एग्जाम में। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन ग्राउंड वाटर से रिलेटेड आया भी नहीं मेंस में, तब भी ये डेटा आप लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा। तो यहाँ पे क्या पता चला है कि एक्चुअली होता क्या है, जब फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर लिया जाता है तब क्या होता है। देखो ये आपको भी पता है, कोई मटका लो आप, मटके में आपने पानी भर लिया, तो जो ऊपर वाला पानी का पोर्शन होगा ना, इसमें जो डस्ट है वो बहुत कम होगी, लेकिन पानी का जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें मटके की जो मिट्टी है उसका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब जो नीचे वाला पानी का पोर्शन है होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा, अ, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी बेसिकली, और जो पानी का ऊपर वाला पोर्शन होगा उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। ग्राउंड वाटर में भी ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर में भी जो हमारा लेवल है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, सपोज ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, और ग्राउंड वाटर मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, और ग्राउंड वाटर भी ऐसे रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करता। ज़मीन के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, बहुत खाली एरियाज होते हैं, जैसे एक ये खाली एरिया हो गया, ये एक खाली एरिया हो गया, ये एक और खाली एरिया हो गया। इसके अंदर जो पानी है वो भरा होता है, इन खाली एरियाज के अंदर पानी भरा होता है जिसको आप ग्राउंड वाटर बोलते हो, और इन खाली एरियाज को ही आप बोलते हो एक्वाफर, इन्हीं को आप एक्वाफर बोलते हो। यहाँ पे पानी स्टोर्ड है, फिर हम क्या करते हैं ऊपर से ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल करा तो ये एक्वाफर पहले नज़र में आया। अब क्योंकि इसकी हाइट ऊपर है, ये थोड़ा नज़दीक है ज़मीन के, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। ये मान लेते हैं एक्वाफर खत्म हो गया, इसमें जो पानी था वो पूरा खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा ड्रिल करना पड़ेगा। अब हम और ज़्यादा ड्रिल करेंगे, ड्रिल करते 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 ये वाला जो एक्वाफर है अब ये हमारे पास आया। अब देखो आप ज़मीन के अंदर जितना नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो मेटल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर बढ़ती जाएगी, क्योंकि अर्थ के आप जितना अंदर जाओगे जो रैंडम मेटल्स हैं, रैंडम एलिमेंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी भी तो अर्थ में बढ़ रही है ना। तो जो पानी के अंदर भी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है थोड़े से हैवी मेटल्स हमें मिले, फिर भी हमने क्या करा, ये पूरा एक्वाफर खाली कर दिया यूज़ करके। तो अब हमें और ड्रिल करना पड़ रहा है, अब हम और ड्रिल करेंगे और यहाँ पे पहुँचते हैं, और ये वाला जो एक्वाफर था इसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ के इस लेवल पे इन सारे एलिमेंट्स का नंबर ज़्यादा है, तो इस पानी में भी उसका नंबर ज़्यादा है। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट्स जो है बहुत एक्सेसिवली हमें मिले हैं, एंड 440 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जो नाइट्रेट्स हैं वो एक्सेसिव है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा है। 2017 में इंडिया में 359 डिस्ट्रिक्ट्स थी
जहाँ पे नाइट्रेट एक्सेसिवली थे। आज की डेट में 440 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नाइट्रेट्स बढ़ चुके हैं, और ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का एक डेटा है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अराउंड 56% जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आज की डेट में एक्सेसिव नाइट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले ये 359 डिस्ट्रिक्ट्स में था, अभी 440 डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है। तो ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट का टोटल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आज की डेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स के इंडिया में एक्सेसिव नाइट्रेट्स मिलते हैं, ये 56% आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट क्या है, हमें कैसे पता ये एक्सेसिव है, तो कोई ना कोई लिमिट होगी ना। लिमिट क्या है, 45 मिलीग्राम्स पर लीटर। आई विल रिकमेंड ये लिमिट भी आप ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि अगर यूपीएससी नाइट्रेट्स की लिमिट पूछ ले तो। आई विल रिकमेंड कि आप इसको याद रखो, ठीक है। राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में हाईएस्ट नाइट्रेट कंटेमिनेशन है, ये तो डायरेक्टली प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक बनता है, फाइन। और अगर आप इन स्टेट्स में से हो या इन स्टेट्स के पास रहते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मानसून रेन होती है तो नाइट्रेट्स का जो लेवल है ओवरऑल वो बढ़ जाता है, क्योंकि लीचिंग बढ़ जाती है। जो क्योंकि नाइट्रेट्स देखो, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर की का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनमें भी फार्मर क्या नाइट्रेट्स को ही स्प्रे कर रहे हैं ज़मीन पे। और बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो ये जो नाइट्रेट्स है ना, ये धरती के अंदर और चले आते हैं, मतलब जो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर में है वो तो है, लेकिन ऊपर से फार्मर के फर्टिलाइजर यूज़ के कारण ये मानसून के कारण और चले आते हैं। तो ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ जाता है कि मानसून रेन के कारण जो नाइट्रेट लेवल है वो कम हो जाता है, लेकिन ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा, बट ऐसा नहीं होता, बढ़ जाता है। फिर फ्लोराइड और यूरेनियम भी पोल्यूशन इसका काफ़ी बढ़ता है, इसी कारण क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और ये जो फ्लोराइड प्रॉब्लम है ये राजस्थान और हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट राजस्थान में नौगांव एक रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फ्लोराइड की प्रॉब्लम मिलती है। राजस्थान और पंजाब में यूरेनियम की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यूरेनियम तो अर्थ के काफ़ी अंदर है, लेकिन हम डिग करते करते अंडरग्राउंड वाटर को हमने इतना खाली कर दिया है कि हमें और ज़्यादा नीचे ड्रिल करना पड़ रहा है, जिसके कारण हम पानी वहाँ से उस लेवल से ले रहे हैं जहाँ पे धरती के अंदर नेचुरली यूरेनियम काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो ऑब्वियसली पानी के अंदर भी यूरेनियम आ ही जाएगा ना फिर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों स्टेट्स भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूरेनियम की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 1970 में बना था और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो ये था आज का सेशन। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, एंड हैव अ गुड डे।